होडोक चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था। पूरा फोकस वही था। तू अपनी चाय क्यों नहीं खत्म कर रहा? लग तो रही है काफी महंगी। बासियों से बात करने के बाद च्विक विला के ग्राउंड्स में घूमने चला गया और होडोक वहीं खड़ा उसकी हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने फोन निकाला और कॉल लगाई। मैं हूं। बता सकता है कि म्यांग आमतौर पर क्या करता है? ठीक है, एहसान मानूंगा। रात पूरी तरह से ब्लैक थी। चंबुक अकेला सुनसान गली में चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा। थोड़ी देर बाद वो एक घर के सामने रुका, कुछ सेकंड सोचा, फिर सीधा लोहे के गेट को तगड़ी किक मार दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? एक चिड़चिड़े एक्सप्रेशन वाला बंदा बाहर आया और चानवुक बिना टाइम वेस्ट किए बोला, पहले दरवाजा खोल। डन ने कंफ्यूज होकर पूछा, तू कौन है? मुझे जानता भी है। लेकिन चानवुक टस से मस नहीं हुआ। डन, मैंने कहा दरवाजा खोल। डन को लगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही वाइब बना रहा है। उसने अपने चप्पल पहने और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, फिर से पूछा, आखिर चाहता क्या है? चानवुक ने बिना झिझक जवाब दिया, कुछ लेने आया हूं। डन को पूरा ड्रामा लगने लगा। भाई, ज्यादा फिल्में देख ली है क्या? पहली बार मिल रहे हैं और आते ही ये सब? चानवुक ने स्मूथली जवाब दिया, सुना था कि तू जो भी लेता है उसका 5 गुना लौट आता है। ये सुनते ही डन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। गेट खुल चुका था। चल अंदर आ पहले। जैसे ही चानवुक अंदर आया, वो झुक गया। डन की नजरें शार्प हो गई। उसने तुरंत उसके मूव्स को भांपा और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चानवुक पहले ही भांप चुका था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने एक झटके में अटैक ब्लॉक किया, लेकिन डन ने दूसरी तरफ से पंच उठाया। चानवुक ने खुद को बचाने के लिए पूरी स्किल यूज की, लेकिन डन जैसे पागल की तरह उस पर झपटा और जोर से बोला, चांगुक कहां है? चानवुक ने हाथ उठाकर कहा, रुक जा। लेकिन पलक झपकते ही डन सामने था। सीधा एक तगड़ा घूंसा और चानवुक धड़ाम से जमीन पर। लेकिन डन को कोई रोक नहीं सकता था। उसने मार्शल आर्ट मूव्स का पूरा इस्तेमाल किया। चानवुक बस अपने हाथों से बचने की कोशिश कर रहा था। डन को कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक किक मारी और चानवुक की बाह पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। चानवुक दर्द में उठा। अबे, ये क्या किया तूने? उसने दांत भींचकर अपनी चोटिल बाह पकड़ी। डन ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे से पूछा, तू आखिर है कौन? और तुझे ये कैसे पता कि मैंने चंबुक से क्या कहा था? चानवुक स्माइल मारते हुए बोला, मैं हूं चांगुक। डन पूरी तरह कंफ्यूज। तूने अभी क्या कहा? चानवुक ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दोहराया, मैं चांगुक हूं। डन चिढ़कर बोला, अगर तू सच में वही है तो साबित कर। चानवुक ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े, भले ही जान भी दाव पर लगानी पड़े, मैं तेरी मदद करूंगा। डन की आंखें फटी की फटी रह गई। तू सच में चांगुक है? चानवुक शांत था। तू 100 बार भी पूछेगा, जवाब यही रहेगा। डन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने वो बात सिर्फ इसलिए कही थी कि अगर तेरा हाथ पैर टूट जाए या जान पर बनाए तो मैं तुझे बचाने में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन किसी ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा करूं जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं? चानवुक दर्द से करहाते हुए बोला, यार, मेरा हाथ बुरी तरह चोटिल हो चुका है और तूने ऊपर से इतनी जोरदार किक मार दी। डन और उलझ गया, तू आखिर कहना क्या चाहता है? चानवुक ने हाथ घुमाते हुए कहा, याद कर, जब तूने पहाड़ चढ़ते वक्त अपनी टांग तोड़ ली थी और मैं तुझे बचाने के लिए ऊपर तक चढ़ा था। अब वक्त आ गया है कि तू भी उस मदद का कर्ज चुकाए। फ्लैशबैक, दोनों ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। रास्ते में अचानक जमीन हिली। डन की बॉडी टेंशन में आ गई। पसीना टपक रहा था। चांगुक उससे ऊपर था और तेजी से चढ़ रहा था। उसने कमर पर बंधे पाउडर बैग से कुछ निकाला और डन को इशारा किया, 3 मिनट ब्रेक। डन ने थकान से सिर हिलाया। दोनों एक चट्टान पर बैठकर सांस लेने लगे। चांगुक ने ऊपर इशारा किया, चल आगे बढ़ते हैं। डन अब भी थका था। टांगे कांप रही थी।
चांगुक उसे देखकर थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन जानता था कि हार मानना बेकार है। उसने ठान लिया, हम दोनों साथ चढ़ेंगे। चांगुक खुद भी पहले से ज्यादा थका हुआ था, लेकिन अब उसे सिर्फ अपनी नहीं, अपने पार्टनर की भी टेंशन थी। उसकी बाजुओं की नसें उभर आई थी, मगर उसने हार नहीं मानी। पूरा टेक्स जेन जेड वाइब में, बिना कट के, मॉडर्न हिंदी में। मुख्य किरदार सबसे पहले ऊपर चढ़ा, फिर मुड़ा और डीचैन की तरफ हाथ बढ़ाया। डीचैन उस हाथ को अजीब से गिल्ट के साथ देख रहा था, लेकिन चांगुक के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उस हैंडशेक ने उनकी गहरी दोस्ती को साबित कर दिया। ब्लैकआउट रूम में सीनियर चुप था, फिर गुस्से में फट पड़ा। क्या तुम लोगों को लगता है कि यह नॉर्मल है कि 12 ट्रेनिंग पाए डेमन 2 छोटे चूहों को नहीं ढूंढ पाए? 3 सोल्जर्स को सजा के तौर पर छत से उल्टा लटका दिया गया। कैप्टन आर्मा किम्बो चिल्लाया, 3 दिन हो गए कमीने। अगर तुम उन 2 जूनियर्स को नहीं पकड़ सकते तो लोग तुम्हें डेमन कहना बंद कर देंगे। सोल्जर्स सिर्फ उल्टे नहीं लटके थे, बल्कि उनके सिर के ठीक नीचे जलते कोयलों की गढ़ी थी, जिससे धुआं उठ रहा था। कल आखिरी दिन है, अगर उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो तुम 12 का मरना तय है। दूसरी तरफ पहाड़ पर संघर्ष करते हुए एक हाथ ऊपर की चट्टान पर आ चुका था। डन ने ऊपर खींचने की कोशिश की। नीचे से चांगुक उसे पुश कर रहा था। बस थोड़ा और, गुड जॉब डन। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, दोनों चट्टान पर गिर गए। डीचैन हांफते हुए बोला, क्या हम सच में जिंदा हैं? चांगुक हंसते हुए बोला, हाँ भाई, अब भी सांसें चल रही है। डीचैन ने फ्रेश एयर खींचते हुए कहा, भाई, ये हवा कितनी प्योर है। लेकिन चांगुक अचानक सतर्क हो गया। उसने हाथ से इशारा किया, शांत रह। डन ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? चांगुक ने इशारों से बताया कि बड़े पत्थर के पीछे कई दुश्मन हैं। डीचैन टेंशन में, क्या सच में वो लोग यहां तक आ चुके हैं? चांगुक ने नीचे इशारा किया, नीचे वापस जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। डन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तू पागल है? अभी अभी इतनी मेहनत से चढ़े हैं और तू कह रहा है वापस नीचे कूद जाए? उसकी चोटिल टांग कांप रही थी। मेरी हालत देख, मैं तेरा बोझ नहीं बन सकता, तू अकेले चला जा। लेकिन चांगुक ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। डन गुस्से में, अबे, मैं मरने वाला हूं, प्लीज भाग जा। लेकिन चांगुक मुस्कुराया, तो चल भाई, अब कूदने का टाइम आ गया। डन घबरा गया, क्या तू पागल है चांगुक? लेकिन चिल्लाने का वक्त नहीं था। दोनों पहाड़ से कूद गए। प्रेजेंट में वापस चांगुक और डन आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार अलग रूपों में। चांगुक ने डन को देखा और कहा, भाई, एक कप कॉफी मिल सकती है? इतनी देर लगती है क्या एक कॉफी बनाने में? डन भौचक्का, क्या तू कह रहा है कि जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तब तुझे ढूंढूं, और अब तू कह रहा है कि मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा? डन ने भौहें चढ़ाई, भाई, चेहरा चेंज होते ही मैं तुझे कैसे पहचान लूं? चांगुक थोड़ा झुका, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा, और ऊपर से मेरे चारों ओर लोग हैं जो मुझे खत्म करना चाहते हैं। डन ने उसे घूरते हुए कहा, जो म्यांग को मैं जानता था, वो इन सब बातों से घबराने वाला नहीं था। चांगुक एकदम सीरियस होकर बोला, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जो मेरे साथ खड़ा हो, जो मेरी जान बचाने के लिए मरने को भी तैयार हो। डन, वो इंसान सिर्फ तू है। डन चुप रहा, बस सुनता रहा। चांगुक ने उदास होकर कहा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं जिस सिचुएशन में हूं उसमें भरोसा करना मुश्किल है। भूल जा सब कुछ। वो मुड़ा और जाने लगा। तभी डन बोला, कहा जा रहा है? डन के चेहरे पर कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त पर भरोसा करने का फैसला किया। चांगुक पलटा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने सुना था कि तू कॉफी बनाना जानता है, लेकिन अगर पतला कर दी तो रहने दे। डन हल्का सा मुस्कुराया, बंदा एक्टिंग बढ़िया कर लेता है। थोड़ी देर बाद 2 कप गर्मा गर्म कॉफी तैयार थी।
डन कप हिलाते हुए बोला, तूने कहा कि तू डीजी योंग ग्रुप का तीसरा बेटा है। चानवुक ने कॉफी का सिप लिया। डन पीछे झुका और पूछा, तो तुझे मुझसे क्या करवाना है? चानवुक ने कूल अंदाज में कहा, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी बन जा और हो सके तो सामान पैक कर और मेरे साथ शिफ्ट हो जा। डन शॉक्ड, रुक रुक, तू चाहता है कि मैं तेरा असिस्टेंट बनूं? भाई, तू अमीर है, कोई हसीन सी सेक्रेटरी नहीं रख सकता? चानवुक ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं उनके लिए मेरा हर मूव मायने रखता है। उन्हें लगना चाहिए कि मैं अचानक से स्ट्रांग बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई मेरी हर मूव पर नजर रखे, और वो इंसान सिर्फ तू हो सकता है। बात खत्म होते ही चानवुक उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। डन ने उसे गेट तक छोड़ा। चानवुक पलटा और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मैंने कह दिया, लेकिन चॉइस तेरी है। अगर तुझे ये पसंद नहीं तो कभी कॉल मत करना। पीछे जाते हुए चानवुक को देख डी चैन पूरी तरह से उलझ गया। भाई, ये सब कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक लग्जरी बिल्डिंग में चमकदार रोशनी के नीचे दो लोगों के बीच बातचीत हो रही थी। तो तेरा मतलब यह है कि तू उस लड़के म्यांग को सच में कंपनी मैनेज करने देने वाला है? बंगियो अपने छोटे भाई सांगी से सवाल कर रहा था। सांगी को भी ये बात हजम नहीं हुई। भाई, उसे कुछ आता जाता नहीं, जल्दी ही वापस हमारे पास रेंगता हुआ आएगा, फिर हम अपने तरीके से खेलेंगे। बासियों ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर उसने कंपनी को सच में बचा लिया तो? सांगी ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी। अगर ऐसा हुआ तो मैंने यूनियन लीडर से पहले ही बात कर ली है। क्या तू यूनियन को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है? बासियों ने हाथ बांधकर स्टूल पर बैठते हुए कहा, लेकिन अगर मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया तो फिर सारा ठीकरा तेरे सिर फूटेगा, क्योंकि तूने ही उसे ये जॉब दिलवाई थी। सांगी निश्चिंत था, कोई टेंशन नहीं। हम अफवाह फैला देंगे कि नए चेयरमैन ने कंपनी को अपने फायदे के लिए यूज किया, लेकिन जब तक कंपनी को इसका पता चला बहुत देर हो चुकी थी। यूनियन उसे रोक देगी और हमें फैक्ट्री बंद करने का भी मौका मिल जाएगा। आखिर में जीत हमारी ही होगी। बंगियों को यह प्लान पसंद आया। उसने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा किया, देर तक मेहनत करने के लिए शुक्रिया। सांगी ने पूरी निष्ठा से जवाब दिया, भाई, जब तू इस कंपनी का सीईओ बनेगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। बंगियों ने सिर हिलाया। यही वजह है कि लोग ब्लड लाइन की इतनी इज्जत करते हैं। अब वापस मेन कैरेक्टर पर नई सुबह, नई पहचान। म्यांग अपने रिच लुक में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। सूट पहनते हुए अचानक उसने बाहर कोई आवाज सुनी। कोई उसका डोरबेल बजा रहा था। स्क्रीन पर डन का चेहरा दिखा, उसका सड़ा हुआ एक्सप्रेशन, तूने खाना खा लिया? म्यांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। स्टोव पर रखा रामेन उबल रहा था। खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। डन ने घर के अंदर घुसते ही मजाक उड़ाया, ऐसे लग्जरी घर में रहकर भी तू रामेन खा रहा है? म्यांग ने मुड़कर जवाब दिया, रामेन खाने में क्या प्रॉब्लम है? तुझे क्या लगता है कि अमीर लोग सिर्फ स्टेक खाते हैं? डन पूरे घर में घूमते हुए बोला, तू सोचता है कि यह घर कितना बड़ा होगा? म्यांग ने अंदाजा लगाया, करीब 300 स्क्वायर मीटर। डन ने फिर सवाल किया, इतने बड़े घर में अकेला रहने से तुझे अकेलापन महसूस नहीं होता? म्यांग ने हल्की सांस लेते हुए जवाब दिया, भाई, ये मेरी पहली रात थी यहां, अकेलापन फील करने का टाइम ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद रामेन तैयार था। दोनों आमने सामने बैठे थे। डन ने चॉपस्टिक से नूडल्स उठाए, उन पर फूंक मारी और कल की बात छेड़ दी। अगर मैं तेरा सेक्रेटरी बन जाऊं तो मुझे दूसरों के सामने अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। म्यांग ने नूडल्स की लंबी सिप ली और जवाब दिया, शायद हाँ, अगर तू नहीं चाहता कि लोग तुझे अजीब नजरों से देखें। डन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है अब मुझे तेरी गुलामी करनी पड़ेगी। म्यांग हल्के से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी शुक्रिया आने के लिए। डन ने उसे घूरा और फिर मजाक उड़ाया, क्या हुआ चेयरमैन साहब, ऐसे क्यों घूर रहे हो? म्यांग ने बिना देर किए जवाब दिया,
क्योंकि तू बहुत बदसूरत है। दोनों के बीच हसीम जाग के साथ ब्रेकफास्ट का माहौल चिल था। फिर अचानक म्यांग ने एक बैंक कार्ड डन की तरफ बढ़ाया। डीजी योंग मॉल जा और कुछ कपड़े खरीद ले, फिर मुझसे मिल। डन ने कार हाथ में लेते हुए शॉक्ड होकर पूछा, मतलब तू मुझे शॉपिंग के लिए भेज रहा है और खुद अकेले काम करने वाला है? म्यांग ने कूल अंदाज में जवाब दिया, भाई सिर्फ हम दोनों ही हैं, रिलैक्स। डन ने चुटकी ली, अब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। म्यांग ने पूछा, क्या प्रैक्टिस? डन ने धीरे से कहा, प्रैक्टिस करना कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। कंस्ट्रक्शन साइट पर म्यांग की गाड़ी दूर से ही नजर आई। चेयरमैन साहब आ गए। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ा कर अपनी टोपी संभालते हुए दौड़ा। वो तेजी से म्यांग की गाड़ी तक पहुंचा और बोला, माफ कीजिए चेयरमैन साहब, मुझे गेट खोलना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरे कामों में बिजी था। गार्ड घबराया हुआ था, लेकिन म्यांग उसके इस रिएक्शन पर खुद हैरान था। म्यांग सिक्योरिटी गार्ड की प्रतिक्रिया देखकर चौंक गया। ओह, अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड ने विनम्रता से जवाब दिया, जी चेयरमैन, मेरा नाम चाबाकू है। म्यांग ने पूछा, तुम यहां कब से काम कर रहे हो? गार्ड ने कहा, इस साल को मिलाकर 11 साल हो गए सर। 11 साल? म्यांग को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अरे, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वो बात कर ही रहा था कि दूर से कोई तेजी से उनकी ओर भागता दिखा। चेयरमैन साहब आ चुके हैं। मैनेजर को तेजी से पास आया और बातचीत शुरू की। म्यांग ने उसे देखा और पूछा, ओह, तुम मैनेजर गो हो? जी सर, उसने जवाब दिया। कोई समस्या है? म्यांग ने कंधे उचकाए। नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि यह व्यक्ति कितने समय से यहां काम कर रहा है। मैनेजर गो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की ओर मुड़ा और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें काम करने के लिए रखा है या मुफ्त में पैसे लूटने के लिए? तुम्हें दिमाग तो नहीं फिर गया? बेचारा सिक्योरिटी गार्ड सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए मैनेजर। मैनेजर गो फिर म्यांग की ओर मुड़ा और झुककर बोला, सर, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं इसे तुरंत निकाल दूंगा। क्या? म्यांग दंग रह गया। मैनेजर गो ने बिना रुके गार्ड को डांटना जारी रखा। कौन सी कंपनी में काम करता है तू? सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए जवाब दिया, जी मैनेजर, मैं अनंग सर्विसेज के लिए काम करता हूं। म्यांग एक तरफ खड़ा ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। इस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया और सिर्फ मुझसे 2 बातें करने के लिए इसे नौकरी से निकाल रहे हो। 11 साल की नौकरी सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने चेयरमैन से बात की, जो उसकी उम्र के पोते जितना भी नहीं है। म्यांग ने ऊपर आसमान की ओर देखा। क्या मैं भी उसी तरह का मतलबी चेबोल बन जाऊं, जैसा कोई पहले कभी नहीं देख पाया? फिर उसने खुद को संभाला और बोला, मैनेजर, इसे जाने क्यों नहीं देते? मैनेजर गो ये सुनकर भौचक्का रह गया। म्यांग तुरंत बोला, तुमने कुछ जाने बिना इसे फायर करने का फैसला कैसे कर लिया? मैंने सिर्फ इसका नाम पूछा, इसमें क्या गलती है? सोचो, अगर तुम इसे निकाल दोगे तो मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी? मैनेजर गो को आखिरकार समझ आ गया। सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर तनाव थोड़ा कम हुआ। ओह सर, आप इतने उदार हैं कि इसे माफ कर रहे हैं? मैनेजर गो तुरंत मुस्कुराने लगा। म्यांग को यह दिखावा बहुत घटिया लगा, पूरी तरह मालिक के तलवे चाटने वाला इंसान। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा। मिस्टर चाबाकू, चिंता मत करो, अपना काम जारी रखो। सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में खुशी झलक उठी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। म्यांग ने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद म्यांग और मैनेजर गो अंदर चले गए। अचानक म्यांग की जेब में रखे फोन की घंटी जोर से बजी। उसने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ एक महिला की आवाज आई। हेलो, चेयरमैन म्यांग। माफ कीजिए, मैंने आपको कॉल किया। मैं चू इंडान, डीजी योंग शॉपिंग मॉल के वीआईपी एरिया की मैनेजर हूं। क्या आपके पास बात करने का समय है? दूर एक कुर्सी पर बैठा डन
थोड़ा परेशान लग रहा था। चेयरमैन, मुझे कंफर्म करना था कि आपने अपना कार्ड किसी डन नाम के व्यक्ति को दिया है। म्यांग को तुरंत समझ आ गया। वो हल्का मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मैंने ही उसे कार्ड दिया है। प्लीज उसका ध्यान रखो। उसे कहो कि वो अपने लिए कुछ सूट्स और बाकी चीजें खरीद सकता है, उसी ब्रांड से जिसे मैं आमतौर पर पहनता हूं। इंडान तुरंत बोली, जी मैं समझ गई। फिर वो डन के पास गई और बोली, मुझे माफ कीजिए, मुझे पहले पुष्टि करनी थी। अब आप निश्चिंत होकर शॉपिंग कर सकते हैं। डन ने हैरानी से सोचा, आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि सब मुझसे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। पैसा सच में पावर है। इंडान उसे अंदर ले गई। सबसे पहले चलो सूट ट्राई करते हैं, और हां, मैं दूसरे कस्टमर्स की एंट्री लिमिट कर दूंगी ताकि आपको पूरी सुविधा मिले। डन अब एक सूट शॉप में था। डन आईने के सामने खड़ा था, अपने सूट को देख रहा था। आखिर ये सूट कितने का होगा? उसने कीमत देखने के लिए टैग निकाला और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। इतने सारे जीरो? इंडान पास आई और पूछा, आपको किस रंग की टाई चाहिए? डन हकलाया, कोई भी चलेगी। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, बस भगवान, ये सूट जितनी महंगी ना हो। इंडान ने उसकी झिझक देखी और पूछा, कोई परेशानी है? अगर आपको असहज लग रहा है तो मैं किसी और को बुला सकती हूं। डन ने जल्दी से कहा, नहीं, सब ठीक है, मुझे ये बहुत पसंद आया। इंडान ने आगे बढ़कर उसके कपड़े ठीक किए। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? डन शर्मा गया और उत्साहित होकर बोला, बिल्कुल, मुझे आपकी हर सलाह पसंद है। आप जो भी कहें सब अच्छा लगता है। मुझे आप भी पसंद है। इंडान ने एक और सूट की ओर इशारा किया। इस स्टाइल का सूट कैसा रहेगा? डन हकलाया, बहुत बढ़िया। क्या इसे भी ट्राई करूं? शायद डन सच में प्यार में पड़ चुका था। दूसरी ओर म्यांग अगले तिमाही की इन्वेंट्री रिपोर्ट देख रहा था। उसने मैनेजर गो से पूछा, क्या ये अगले महीने की कंफर्म इन्वेंट्री है? जी सर, मैनेजर गो ने जवाब दिया। यहां जो खर्च लिखा है, क्या तुम इसकी डिटेल रिपोर्ट दे सकते हो? आपको अभी चाहिए? गो ने पूछा। म्यांग ने धीरे से कहा, अभी नहीं, लेकिन अब से मैं रोज इसे चेक करूंगा। मुझे हर हफ्ते की आय और खर्च की रिपोर्ट चाहिए, साथ ही उन कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी जो हम मानुंग सर्विसेज से हायर कर रहे हैं। मैनेजर गो ने जवाब दिया, सर, अनसंग सर्विसेज सभी काम मैनेज करती है, हम सिर्फ उनकी बेसिक रिपोर्ट्स ही देख सकते हैं। म्यांग ने गंभीर होकर कहा, मुझे वही रिपोर्ट चाहिए। मैं उनकी सैलरी दे रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना भुगतान कर रहा हूं। सही कहा ना? जी सर, माफ कीजिए। संगोक ने सिर झुका लिया। म्यांग थके हुए अंदाज में कुर्सी से पीछे झुका, फिर बोला, मैनेजर, तुम्हें पता है कि सही कार्ड चुनने से काम की जिंदगी आसान हो जाती है ना? गो मुस्कुराया, बिल्कुल सर, मैं इस मामले में बहुत लकी हूं। मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होती है। म्यांग धीरे धीरे खड़ा हुआ और सीधा मुद्दे पर आ गया। अगर मैं उत्तराधिकारी की दौड़ में हार जाता हूं तो तुम्हारे साथ क्या होगा? गो थोड़ा असहज हो गया। अगर तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया तो तुम्हें गांव ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सही कहा ना? संगोक का चेहरा चिंता से भर गया। लेकिन अगर मैं उत्तराधिकारी बन गया तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? म्यांग ने उसकी आंखों में देखा। तो अब सिर्फ दो ही विकल्प है। पहला, सब कुछ छोड़कर एक स्थिर जिंदगी जी लो। दूसरा, मेरे साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ो। मैनेजर गो हकलाया, पर म्यांग ने उसे बीच में रोक दिया। मैनेजर, क्या तुम मेरे भाइयों का साथ देना चाहोगे ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो? क्योंकि मुझे अभी वफादार लोगों की जरूरत है जो अंत तक मेरा साथ दे। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए वो है निष्ठा। संगोक म्यांग की बातों से प्रभावित हुआ। चेयरमैन म्यांग, मैं आपका साथ दूंगा। म्यांग ने दृढ़ नजरों से उसे देखा। संगोक ने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। अब से बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है
तो अगले सोमवार से पहले बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें मेरे भाइयों के अंडर भेज दूंगा। संगोक चुप रहा। दूसरी तरफ म्यांग डन को लेने मॉल पहुंचा। दूर से उसने देखा कि डन के पास ढेर सारे बैग थे। वाह, इसने तो बहुत कुछ खरीद लिया। लेकिन डन का चेहरा उतरा हुआ था। म्यांग को हैरानी हुई, पर इसका ये एक्सप्रेशन क्यों है? डन के बैग उठाने वाले लोगों ने म्यांग को देखा और झुककर कहा, नमस्ते चेयरमैन। म्यांग ने उनकी तारीफ की। अच्छा काम किया, ऐसे ही मेहनत करो। डन हकलाया, सर मैं गाड़ी चलाऊं? म्यांग ने बस इतना कहा, गाड़ी में बैठो। गाड़ी के अंदर म्यांग ने तुरंत पूछा, क्या मैनेजर ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? मैंने उन्हें खासतौर पर कहा था कि तुम्हारी मदद करें। डन ने निराशा से कहा, नहीं, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? म्यांग ने पूछा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे महान डन की पिटाई हो गई हो? वे दोनों एक पार्क गए और वहां बैठकर गर्म कॉफी पी। डन ने म्यांग से पूछा, क्या तुम इस तरह जीने में खुश हो? म्यांग ने जवाब दिया, शरीर बदलकर। डन ने सीधे कहा, असल में तुम अब अमीर हो। पैसा सच में जबरदस्त चीज है। एक लड़की जो इतनी अच्छी है, पहली बार किसी ने मुझे इस तरह ट्रीट किया है। अब जब हमारे पास ये मौका है तो मैं खुलकर खर्च करना चाहता हूं। जो चाहूं वो खरीदना चाहता हूं। म्यांग ने यह सुनकर चुपचाप कॉफी का एक घूंट लिया। डन ने आगे कहा, लेकिन अचानक मुझे डर लगने लगा है। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद ना कर दूं। दोनों चुप हो गए। फिर म्यांग ने कहा, बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था। डन चौंक गया, तुमने भी ऐसा सोचा? चंगुक ने भी ऐसा ही सोचा। म्यांग ने बताया, कल कुछ लड़कियां, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, मेरे ऊपर दबाव बना रही थी, बिना कुछ पहने। डन चौंक गया, क्या? म्यांग ने शांत भाव से कहा, घर भी बहुत बड़ा है और बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि मैं गिन भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है मुझे लालच नहीं आएगा? मुझे पता करना है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन मैं इस उत्तराधिकारी की दौड़ में फंसा हुआ हूं। डन ने सुझाव दिया, सब भूल जाओ, जो कुछ भी है लेकर विदेश चले जाओ। म्यांग ने पूछा, क्या यह कायरता नहीं होगी? डन ने जवाब दिया, तुम सच में अलग हो। म्यांग ने गंभीर होकर कहा, जब मैं इस स्थिति में हूं तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूं? मेरा केवल एक ही विकल्प है, आगे बढ़ना। डन ने सुना और तुरंत जवाब दिया, आगे बढ़ना। म्यांग ने ठोस इरादे से कहा, मुझे इस कंपनी को अपना बनाना ही होगा जब तक मेरे पास मौका है। उसके बाद मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मुख्य किरदार ने गंभीरता से कहा, और मैं एक ऐसा उत्तराधिकारी बनूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। डन केवल हैरानी से कह सका, यह तो बहुत बड़ा सपना है। म्यांग ने कड़वी सच्चाई बताई, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम सब कुछ भी हार जाएं, तो भी हम पहले से ही गरीब थे। यह सुनकर डन जोर से हंस पड़ा, बिल्कुल सही। तभी म्यांग का फोन बजा। ये उसका बड़ा भाई सांगी था। म्यांग ने फोन उठाया, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से सांगी गुस्से में चिल्लाया, तू कहां मर गया है? वो मशीन गन की तरह बोल रहा था, मैंने तुझे जिन 2 जगहों पर भेजा था वहां जाने के लिए कहा था, लेकिन अब तू कर क्या रहा है? डन ने आश्चर्य से पूछा, कौन है? म्यांग ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, सांगी, मैं जरूरी काम में हूं, लेकिन मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। सांगी ने हुक्म देते हुए कहा, मुझसे मिलने आ, उसके बाद जो चाहे कर। कॉल कटने के बाद डन ने पूछा, कोई इस तरह भी बात करता है? म्यांग ने ठंडी आवाज में कहा, वो मेरा बड़ा भाई है। यह सुनकर डन चौंका, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? म्यांग मुस्कुराया, शायद, हां। खैर, इसे भूल जाओ, मुझे एक काम करना है। म्यांग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, मेरी मां अस्पताल में भर्ती है। डचैन झिझकते हुए बोला, कौन? मां कौन? म्यांग ने गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? डन ने हल्की मुस्कान दी और सिर खुजलाते हुए कहा, अभी भी इस सब का आदी नहीं हुआ हूं। दोनों खड़े हो गए।
म्यांग ने कहा, मेरे वर्तमान शरीर को एक कार एक्सीडेंट के बाद मृत घोषित कर दिया गया था। मेरी मां को यह खबर मिलने से पहले उसके पास जाओ और उसे सांत्वना दो। म्यांग ने आगे कहा, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं, फिर अस्पताल में तुमसे मिलूंगा। डन ने पूछा, उस चेहरे के साथ तुम क्या करोगे? म्यांग ने जवाब दिया, मुझे उन्हें सच बताना होगा। डचैन ने उसे दिलासा दिया, वो जरूर तुम पर विश्वास करेंगी। अपनी मां को सोचते ही म्यांग का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने खुद से कहा, मुझे बस उसे विश्वास दिलाना होगा। इस समय सड़क पर चलते हुए म्यांग सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसका मन उलझा हुआ था। उसने डन को फोन किया, तुम वहां हो? अस्पताल में डन बैठा था। वो ये बुरी खबर अपने दोस्त को कैसे बताए, समझ नहीं पा रहा था। अंततः वो हकलाया, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। म्यांग ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो डन ने पूछा, तुम सुन रहे हो? म्यांग सदमे में था। तुमने क्या कहा? मेरी मां क्यों चली गई? डन ने बताया, यहां की नर्स के अनुसार कल दोपहर वो अचानक सदमे में चली गई और कुछ भी नहीं कर पाई। अस्पताल ने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मृत घोषित हो चुके थे। इसलिए डन ने धीरे से कहा, क्योंकि कोई और परिवार का सदस्य नहीं था। प्रांतीय प्रशासन अब उनकी देखभाल कर रहा है। म्यांग के कानों में जैसे ये शब्द गूंजने लगे। उसने डन से कहा, वहां रुको, मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन डन ने कहा, तुम आकर भी कुछ नहीं कर सकते। कोई तुम्हें चंगुक नहीं मानेगा, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। म्यांग सीढ़ियों के किनारे जड़ खड़ा रह गया। इस कठोर सच्चाई का एहसास होते ही वो धीरे से बैठ गया। गर्म आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। इसी बीच फोन फिर बजा। म्यांग ने कॉल उठाई और दूसरी तरफ सांगी गुस्से में चीखा, हरामी, अब तू अपने भाई को अनदेखा करने लगा है। मैंने तुझे बुलाया था, तुझे जल्दी आना चाहिए था। क्या तू सच में मरना चाहता है? सांगी लगातार बड़बड़ा रहा था। देख इस कुत्ते को, फोन तक नहीं उठा रहा।